नमस्कार। पिछली चर्चा में हमने नागरिकों के कर्तव्यों की बात की थी, लेकिन एक सवाल और है। जब हम सुनते हैं नरेगा में काम की गारंटी या मुफ्त राशन जैसी योजनाओं के बारे में, तो ये विचार आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ चुनावी वादे हैं या इनके पीछे कोई बड़ी सोच है, कोई गहरा खाका? ये एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये जो नीतियां हैं ये अचानक से नहीं बनती। इनके बीज आप देखें तो हमारे संविधान में ही बोए गए थे। अक्सर हम सरकार के कामों को सिर्फ आज की राजनीति के चश्मे से देखते हैं, लेकिन इनकी जड़ें असल में हमारे राष्ट्र की स्थापना के आदर्शों तक जाती हैं। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि संविधान बनाने वालों ने भविष्य की सरकारों के लिए एक तरह की गाइड बुक छोड़ी थी, या शायद एक नक्शा कि देखो आजाद भारत को इस दिशा में ले जाना है। गाइड बुक एक बहुत अच्छा शब्द है। बिल्कुल। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, बल्कि ये संविधान निर्माताओं का स्थापित किया हुआ एक कह सकते हैं नैतिक और राजनीतिक दिशा सूचक है। ये उस सपने को बयान करते हैं कि कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट को कैसा दिखना चाहिए। हाँ। ये केवल शासन करने के नियम नहीं, बल्कि राष्ट्र के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करने जैसा है। ठीक है, तो आज की हमारी चर्चा का मिशन है इसी गाइड बुक को समझना, जिसे औपचारिक रूप से राज्य के नीति निर्देशक तत्व या DPSP कहा जाता है। तो चलिए इस गाइड बुक का पहला पन्ना पलटते हैं। इसकी बुनियाद क्या है? ये है क्या? इसकी बुनियाद हमें मिलती है संविधान के भाग 4 में। ये अनुच्छेद 36 से 51 तक फैला हुआ है, और ये विचार, जैसा आपने कहा, हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर अपनाया था। और इसका मुख्य उद्देश्य? एक ही मुख्य उद्देश्य है, भारत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। एक ऐसा भारत बनाना जहां सिर्फ राजनीतिक आजादी ना हो, बल्कि हर किसी को न्याय और बराबरी का मौका मिले। लेकिन यहीं पर मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा और शायद सबसे जरूरी पेंच है। जी। जहां मौलिक अधिकारों के हनन पर कोई भी नागरिक सीधे अदालत जा सकता है, वहीं अगर सरकार इन निर्देशक तत्वों को लागू नहीं करती तो हम उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? ये तो इन महान लक्ष्यों को एक तरह से बिना दांतों वाला शेर बनाने जैसा नहीं है? ये सवाल संविधान सभा में भी जोर शोर से उठा था। कई सदस्यों को यही चिंता थी। तब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुत ही व्यवहारिक और दूरदर्शी जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि DSP एक ऐसे चेक की तरह है जिसका भुगतान बैंक यानी कि सरकार अपनी आर्थिक क्षमता और अपने संसाधनों के अनुसार करेगी। मतलब ये एक वादा है जिसे पूरा करने की नीयत तो है, लेकिन उसे पूरा करने का जो समय है वो देश की आर्थिक सेहत पर निर्भर करेगा। बिल्कुल। और यहाँ आकर्षक बात यह है कि संविधान निर्माताओं ने इसे कानूनी रूप से बाध्यकारी न बनाकर एक बहुत ही परिपक्व निर्णय लिया। वो जानते थे कि 1947 में आज़ाद हुए भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे कि वो काम का अधिकार या समान नागरिक संहिता जैसे लक्ष्यों को तुरंत लागू कर सकें। सही बात है। अगर इन्हें कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया जाता तो देश की हर सरकार, आप सोचिए, अंतहीन मुकदमों में ही फंसी रह जाती। उन्होंने इसे एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाया जो देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ हासिल किया जाना था। तो ये एक तरह का विजन डॉक्यूमेंट है जो भविष्य के भारत की तस्वीर दिखाता है। लेकिन जब हम इस तस्वीर के रंगों को गौर से देखते हैं तो पता चलता है कि ये किसी एक विचारधारा से नहीं, बल्कि कई अलग-अलग सोच से मिलकर बनी है। हाँ, इसमें समाजवाद का रंग भी है, गांधी जी के विचारों की सादगी भी, और आधुनिक उदारवाद की चमक भी। आपने सही पकड़ा। समझने के लिए हम इन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं: समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी बौद्धिक। अच्छा, हालांकि ले याद रखना जरूरी है कि संविधान में ऐसा कोई औपचारिक वर्गीकरण नहीं है, ये बस समझने के लिए है। चलिए, तो पहले समाजवादी रंग को देखते हैं। इसका सार क्या है? समाजवादी सिद्धांतों का जो मूल लक्ष्य है वो है आर्थिक और सामाजिक असमानता को कम करना। ये मानते हैं कि देश के जो संसाधन हैं उन पर कुछ लोगों का कब्जा ना हो, बल्कि उनका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे। इसका कोई उदाहरण? इसका सबसे सटीक उदाहरण अनुच्छेद 39 में मिलता है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। आज भी जब हम जेंडर पे गैप पर बहस करते हैं तो उसकी संवैधानिक जड़ इसी अनुच्छेद में है। और दूसरा रंग आपने बताया गांधीवादी। ये तो नाम से ही साफ है, इसमें गांधी जी के सपनों का भारत होगा। हाँ, ये सिद्धांत सीधे तौर पर गांधी जी की विचारधारा को दर्शाते हैं। जैसे अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है।
गांधी जी का मानना था कि भारत की असली आत्मा गांवों में बसती है और सच्चा स्वराज तभी आएगा जब सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। और हर गांव आत्मनिर्भर बने। बिल्कुल। इसी तरह अनुच्छेद 47 है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय और पदार्थों पर रोक लगाने की बात करता है, वो भी गांधी जी के सामाजिक सुधार के एजेंडे का हिस्सा था। और फिर आता है तीसरा रंग, उदारवादी बौद्धिक। ये सुनने में सबसे आधुनिक लगता है। इसमें क्या शामिल है? इसमें वे सिद्धांत हैं जो एक आधुनिक, तार्किक और प्रगतिशील भारत की नींव रखते हैं। जैसे अनुच्छेद 48A, जो पर्यावरण और वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश देता है। ये तो बाद में 42वें संशोधन के जरिए जोड़ा गया। अच्छा। जी, जो ये दिखाता है कि हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ नई चुनौतियों को अपनाता है। और शायद इसी श्रेणी का सबसे चर्चित और कह सकते हैं विवादास्पद अनुच्छेद भी आता है, अनुच्छेद 44, यानी समान नागरिक संहिता या यूसीसी। बिल्कुल। और यूसीसी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि डीएसपीज कितने जटिल हो सकते हैं। संविधान सभा में इस पर तीखी बहस हुई थी। एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर जैसे नेता थे जिनका मानना था कि राष्ट्रीय एकता और लैंगिक समानता के लिए एक समान कानून जरूरी है। और दूसरी तरफ कुछ सदस्यों ने भारत की जो धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता है उसको बनाए रखने की चिंता जताई। तो फिर इसका समाधान कैसे निकला? बीच का रास्ता क्या था? समाधान यही निकला कि इसे एक जरूरी लक्ष्य तो माना गया, लेकिन इसे मौलिक अधिकारों की तरह तुरंत लागू करने के बजाय निर्देशक तत्वों में डाल दिया गया। इसका मतलब था कि संविधान निर्माता चाहते थे कि भविष्य की सरकारें इस दिशा में काम करें, लेकिन तभी करें जब इसके लिए एक व्यापक सामाजिक सहमति बन जाए। आज जो बहस हम यूसीसी पर देखते हैं वो असल में उसी मौलिक तनाव को दर्शाती है, राष्ट्रीय एकता और व्यक्तिगत व सामुदायिक पहचान के बीच का संतुलन। तो ये तो हुई सिद्धांतों की बात है, लेकिन अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबसे जरूरी है। क्या ये महान विचार सिर्फ संविधान की किताबों में ही बंद रह गए हैं या इनका जमीन पर भी कोई असर दिखता है? मतलब एक आदर्श को हकीकत में बदलने का सफर कितना लंबा और मुश्किल होता है? यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है हाँ, इनका बहुत गहरा असर हुआ है। लेकिन ये सफर सीधा और आसान नहीं रहा। डीपीएसपी सिर्फ सरकारी निर्देश नहीं है, बल्कि ये सामाजिक बदलाव के लिए एक बीज की तरह है। एक बीज की तरह? हाँ, जिसे फल बनने में वक्त, मेहनत और जन दबाव तीनों लगते हैं। इसे किसी उदाहरण से समझाइए, जैसे MGNREGA जो दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक है। इसकी जड़ें कहाँ हैं? इसकी जड़ें सीधी अनुच्छेद 41 में हैं, जो काम पाने के अधिकार को सुरक्षित करने की बात करता है। लेकिन सोचिए, ये अनुच्छेद 1950 से संविधान में था, पर MGNREGA कानून कब बना? 2005 में। हाँ, ये तो 55 साल का गैप है, बहुत लंबा गैप है। इस गैप में दशकों तक सामाजिक आंदोलन हुए, अर्थशास्त्रियों और अकादमिक जगत में बहसें हुई, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिकाएं दायर की गईं और एक राजनीतिक दबाव बनाया गया। इन सब ने मिलकर सरकार को ये मानने पर मजबूर किया कि अब देश के पास इतने संसाधन हैं कि काम के अधिकार के इस वादे को आंशिक रूप से ही सही पर कानूनी जामा पहनाया जा सकता है। अच्छा। ये दिखाता है कि डीएसपीपी एक निष्क्रिय दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये नागरिकों और सामाजिक संगठनों को सरकार से जवाबदेही मांगने का एक नैतिक आधार देता है। मतलब मिड डे मील योजना जो अनुच्छेद 47 से प्रेरित है, या गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता जो अनुच्छेद 39A का परिणाम है, ये सब इसी लंबे संघर्ष और राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है। बिल्कुल। ये योजनाएं साबित करती हैं कि समय के साथ अलग अलग विचारधाराओं की सरकारें इसी ब्लूप्रिंट का उपयोग करके कानून और नीतियां बनाती आई हैं। ये भारतीय नीति निर्माण पर डीएसपीपी के गहरे और स्थायी प्रभाव को दिखाता है। तो अब तक की चर्चा से एक और दिलचस्प सवाल उठता है। हमारे पास संविधान में दो तरह के स्तंभ हैं, एक तरफ मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ ये नीति निर्देशक तत्व। जी। एक को अदालत लागू करवा सकती है, दूसरे को नहीं। जी। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने नहीं खड़े हो जाते? क्या ऐसा हो सकता है कि समाज के भले के लिए, मतलब डीएसपी को लागू करने के लिए, किसी एक व्यक्ति की निजी आजादी को कम कर दिया जाए? ये भारतीय संवैधानिक कानून का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला संघर्ष रहा है। दशकों तक सुप्रीम कोर्ट इसी सवाल से जूझता रहा है। शुरुआती सालों में न्यायपालिका का मानना था कि मौलिक अधिकार हमेशा डीएसपी से ऊपर रहेंगे। हमेशा? हाँ, हमेशा।
अगर कोई कानून डीएसपी को लागू करने के लिए बनाया गया है लेकिन वो किसी मौलिक अधिकार का हनन करता है तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये सोच हमेशा बनी रही? नहीं, समय के साथ खासकर 70 और 80 के दशक में सुप्रीम कोर्ट ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव किया। न्यायपालिका ने यह महसूस किया कि इन दोनों को एक दूसरे के विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने सामंजस्यपूर्ण निर्माण का सिद्धांत दिया। इसका क्या मतलब हुआ, सामंजस्यपूर्ण निर्माण? इसका मतलब है कि अदालत को दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका सार क्या निकला? आज इन दोनों का रिश्ता कैसा है? आज का सार यह है कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। मौलिक अधिकार देश में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। वो आपको सरकार की मनमानी से बचाते हैं, आपको बोलने की आज़ादी देते हैं। जी। लेकिन सोचिए, एक भूखे और बेरोजगार व्यक्ति के लिए भाषण की आज़ादी का क्या मतलब है ना? सही बात है, बुनियादी जरूरतें पहले आती हैं। यहीं पर डीएसपी की भूमिका आती है। उनका लक्ष्य देश में आर्थिक और सामाजिक न्याय लाना है। वो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हर किसी के पास सम्मान से जीने के लिए काम, शिक्षा और पोषण जैसी बुनियादी सुविधाएं हों। तो एक राजनीतिक आजादी देता है और दूसरा आर्थिक सशक्तिकरण। बिल्कुल। सच्चा लोकतंत्र वही है जहां ये दोनों साथ साथ चलें। एक आपको नागरिक का तौर पर मजबूत बनाता है तो दूसरा इंसान के तौर पर। तो अगर मैं पूरी चर्चा को समेटूं तो डीएसपी वो उत्तर सितारा है जिसकी ओर देखकर देश की सरकारों को अपनी नीतियां बनानी है। ये हर सरकार के लिए एक नैतिक पैमाना है। और ये सिर्फ एक नैतिक पैमाना नहीं है, बल्कि जैसा आपने शुरू में कहा था, ये एक तरह का रिपोर्ट कार्ड भी है। और इस रिपोर्ट कार्ड को जांचने वाला अंतिम निर्णायक कोई अदालत नहीं है। तो फिर कौन है? मतदाता, भारत का आम नागरिक। अच्छा। कानूनी रूप से बाध्यकारी ना होते हुए भी डीएसपी राजनीतिक रूप से बाध्यकारी हैं। पार्टियां अपने घोषणा पत्रों में जो वादे करती हैं वे अक्सर इन्हीं निर्देशक तत्वों से प्रेरित होते हैं। और अगर कोई सरकार इन सिद्धांतों की लगातार अनदेखी करती है तो उसे हर 5 साल बाद चुनाव में जनता को जवाब देना पड़ता है। इस तरह डीएसपी लोकतांत्रिक जवाबदेही का एक बहुत शक्तिशाली और शायद सबसे बड़ा उपकरण बन जाते हैं। तो हमने नागरिकों के अधिकारों की बात की, उनके कर्तव्यों को समझा और आज सरकार के लिए दिए गए निर्देशों पर भी गहराई से चर्चा कर ली है। लेकिन अब उस शक्ति को समझने का समय है जो वास्तव में इस पूरे ढांचे को, पूरे देश को चलाती है। एक ऐसा अध्याय जो भारत की शासन प्रणाली की रीढ़ है और शायद संविधान का सबसे जटिल हिस्सा भी। अगली बार हम संविधान के सबसे विशाल और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में गोता लगाएंगे, भाग 5, संघ द यूनियन। ये भाग अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक फैला है, जो हमें भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों, प्रधानमंत्री के कार्यालय, संसद की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से रूबरू कराएगा। हम जानेंगे कि दिल्ली में सत्ता का असली इंजन कैसे काम करता है। ये एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमें हमारी सरकार की कार्यप्रणाली के बिल्कुल केंद्र में ले जाएगी। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल, आज जिन नीति निर्देशक तत्वों की हमने बात की उनमें से कौन सा सिद्धांत आपको लगता है कि आज के भारत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है और क्यों? समान नागरिक संहिता, पर्यावरण की रक्षा या फिर धन का समान वितरण? अपने विचारों पर मंथन जरूर कीजिएगा।